हेलो, दिस इज़ मी एहसान दानिश। आज एक नए लेक्चर के साथ मैंने समझा कि आज से जो हमारे कोर्स का बाकायदा फर्स्ट टॉपिक है उससे हम स्टार्ट लेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि जो पॉलिटिकल साइंस में प्रीवियस और फाइनल में 10 सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए गए थे, तो बीएस में भी वही होता है और आगे एमफिल भी वही होते हैं, सेम टू सेम टॉपिक्स वही होता है। थोड़ा डिटेल जो होता है वो थोड़ा डिटेल में फिर उधर होता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है उसमें वार ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, जिसको जंग आज़ादी कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो इसको हम हेडिंग्स कह सकते हैं, हिंट्स कह सकते हैं। इसमें फर्स्ट है कि काज़ीज़ ऑफ वार क्या है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड ये इस वार का क्या, ये वार है क्या। उसके बाद काज़ीज़ ऑफ वार है, चैलेंजेस आफ्टर वार, क्या चैलेंजेस मुसलमानों को फेस करना पड़ा, सोशो इकनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस, सोशो इकनॉमिक चैलेंजेस, रिलीजियस एंड कल्चरल चैलेंजेस एंड एजुकेशनल चैलेंजेस। उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इस वार के काज़ीज़ क्या थे, कि ये क्यों फेल हुआ, मतलब काज़ीज़ ऑफ फेलर ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वो पढ़ेंगे और फिर रिज़ल्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड की जब बात करते हैं, तो ये बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये एक वार था जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। अच्छा, तो ये एक वार था जिसको हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 जंग आज़ादी का नाम देते हैं, जिसको सिपोए म्यूटनी का नाम भी दिया गया बाय ब्रिटिशर्स। सिपोए म्यूटनी मतलब है, सिपोए कहते हैं, सिपाही म्यूटनी कहते हैं गदर या इनकलाब। उन्होंने ये शुरू किया था, या इसको ग्रेट रिवोल्ट का नाम दिया गया है। ये ग्रेट रिवोल्ट था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये वार हुआ था। फर्स्ट वार था फॉर इंडिपेंडेंस। ये वार इंडियन के मुसलमानों या इंडियन ने, सारे के मुसलमानों हिंदू ने जो है बाहमी ताल्लुकात से ये वार शुरू किया था अगेंस्ट ब्रिटिश राज और गवर्नमेंट। सो द फर्स्ट वार फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश, क्या चाहते थे वो, इंडिपेंडेंस, आज़ादी चाहते थे फ्रॉम ब्रिटिश राज और गवर्नमेंट। तो ये क्या वार था, आज़ादी के लिए उन्होंने ये जंग शुरू की थी। तो ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है इसको म्यूटनी का नाम देते हैं कि ये गदर है, और ये क्या है, मुसलमान जो है या इंडियन जो है, अब वो हमारे यहाँ इस सब का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ख़िलाफ़ गए हैं। लेकिन मुसलमानों के यहाँ या इंडियन के यहाँ, स्पेशली इसको इंडियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस वक्त मुसलमान और इंडिया दोनों क्या थे, एक थे। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जबकि ब्रिटिशर्स उसको कहते हैं म्यूटनी। इसके बहुत से काज हैं इस वार के, जैसे कि मुसलमानों पर ब्रिटिशर जो है उसकी ब्रूटलिटी, उसकी जुल्मियत या उसकी जो है हार्शनेस टुवर्ड मुस्लिम्स, उसके वर्स पॉलिसी की वजह से फ्रॉम द बैटल ऑफ पैलेसी टिल 19th सेंचुरी जितने भी मुसलमानों पर जुल्म, जबर और ये सख्तियाँ उन्होंने ब्रिटिशर्स ने लाए, तो उस के नतीजे में मुसलमानों ने सोचा कि नहीं, अब तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिशर्स के अंडर रहे। तो उसके लिए उन्होंने एक वार शुरू किया, जिसको एक बड़े पैमाने पर मतलब है कि सब कॉन्टिनेंट में ये जो है वो पहला ये वार, और उस वार को कंबाइनली कहते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम इसके काज़ीज़ और क्या करेंगे, इस वार के काज़ीज़ पढ़ेंगे एक बाय एक। अब हम काज़ीज़ ऑफ वार पढ़ते हैं कि क्या काज़ीज़ थे। इसमें सबसे पहला पॉलिटिकल काज है। ये जो भी काज़ीज़ है, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलो कि ये अगर आपने पेपर में, बहुत से लोग इस हेडिंग जो है ये इसको क्या कहते हैं, हिंट्स को या हेडिंग्स को, इसको फाइंड नहीं करते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपने पेपर में लिख लिया ना, तो आपको पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो मेन जो उसकी काज है पॉलिटिकल काज, तो पॉलिटिकल काज में हम क्या लिखेंगे, उसमें ये लिखेंगे चूँकि ब्रिटिशर की हुकूमत थी, तो उसकी जो है मेन नज़र थी, मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस था वो ट्रेड था। वो चाहता था कि ट्रेड हमारे कब्ज़े में हो, क्योंकि उसके साथ गॉड फाउंड, वो जो है वहाँ पर उनकी कब्ज़ा थी, वो वहाँ पर जमे हुए थे, और वो पॉलिटिशियन भी थे और वो सोल्जर भी थे। तो इसकी वजह से
जब ये वार हुआ तो ब्रिटिशर्स अगेंस्ट हुए इस वार के। ब्रिटिशर अगेंस्ट इंडियंस को तो हुए, लेकिन फिर मोस्टली इंडियंस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए, कि मोस्टली वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ हुए, क्योंकि इसमें जंग में ज़्यादातर किरदार मुस्लिम का था। और फिर उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ हार्श एंड इनह्यूमिलिएटिंग पॉलिटिकल पॉलिसीज़ क्या कर दिए, प्रिवेल कर दिए, और मुसलमानों को हर तरह के मज़ालिम जो है फेस करना पड़ा। चूँकि ये वार जो थी ये ज़्यादातर जो मुसलमानों या इंडियन के साथ हो रहे थे उन ज़्यादातों के ख़िलाफ़ थी, तो उसमें ये बात भी है पॉलिटिकल काज में, ये आप लिख सकते हो कि मुसलमानों को वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो है हाई पोस्टों पर, अच्छे पोस्टों पर, प्रेस्टिजियस पोस्टों पर उसको इजाज़त नहीं थी कि वो उन पोस्टों पर क्या हो जाए, रिक्रूटमेंट उसकी हो जाए। तो ये पॉलिटिकल काज है। उसके बाद हम इकोनॉमिक काज पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक काज क्या होता है। इकोनॉमिक काज में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिक काज आया, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से मुसलमानों को ये फेस करना पड़ा कि वो क्या करें, अगेंस्ट हो जाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उसमें सबसे पहले ये है कि एक्सप्लॉइटेशन थी मुसलमानों की, इंडियंस की, हर जगह इंडियंस की एक्सप्लॉइटेशन थी। फिर इंडियन में ज़्यादातर मुसलमानों की एक्सप्लॉइटेशन थी इन द फॉर्म ऑफ प्रोहिबिटिव ड्यूटीज़ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। वो इंडियन एक्सपोर्ट को कभी भी डेवलप नहीं, मतलब उनकी प्रमोशन नहीं चाहते थे कि वो डेवलप हो जाए या प्रमोशन हो जाए, क्योंकि अगर इंडियन एक्सपोर्ट ज़्यादा होते तो उससे डायरेक्टली इंडियंस को यानी मुसलमानों और हिंदू को फ़ायदा होता था। तो इसलिए उन्होंने जो है इंडियन एक्सपोर्ट पर उनको ड्यूटी से प्रोहिबिट किया और उनको बहुत क्या कर दिया, सफ़र कर दिया। उसके बाद उनकी कॉमर्स और इंडस्ट्रियल सेक्शन पर मोनोपोलीज थी। तो कॉमर्स और इंडस्ट्रियल सेक्शन पर मोनोपोलीज के बाद, मोनोपोलीज कहते हैं जो है उसको के पावर कहते हैं, जो है मतलब कि उसकी कब्ज़ा थी, कन्फिस्केशन थी उसमें। तो इस मोनोपोली की वजह से बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉवर्टी जो है वो कंट्री में आया, वर्किंग क्लास में, और लार्ज नंबर ऑफ पॉवर्टी इंडियन पर आया, जिसकी वजह से वर्किंग क्लास काफ़ी सफ़र हुआ। उसके बाद हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एग्रेरियन पॉलिसी जो थे ब्रिटिशर ने, वो एग्रेरियन पॉलिसी जो है क्या कर दिए, प्रिवेल कर दिए या जो है बना लिए, जो कि इन द फेवर ऑफ या तो लैंडलॉर्ड्स थे या इन द फेवर ऑफ कल्टिवेटर्स थे। मतलब जिसमें ब्रिटिशर को का खुद इंटरेस्ट था वही उसी तरह के पॉलिसी उन्होंने बना लिए और फिर इसकी फार्मूलेशन कर दी, जो कि डायरेक्टली मुसलमानों और हिंदू के अगेंस्ट, इंडियन के अगेंस्ट थे। थर्ड, अगर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाए। डायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने लगाए और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे कस्टम वगैरह, ये जो है उनकी मेन खास ये भी थी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस उन्होंने लगाए। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? हमने पॉलिटिकल कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक कास्ट में आखिरी हमने ये पढ़ा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फ़र्क होता है। तो ये सिंपल सी है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क ये होता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होता है वो क्या है हमारे पास, विच इज़ टेकन या पेड और टेकन डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट डायरेक्टली लेता है उसमें नो थर्ड पर्सन, नो थर्ड पार्टी और पर्सन इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस इस तरह के नाम से ज़ाहिर है कि इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। और इसकी एग्जांपल अगर हम ले तो ये कस्टम, एक्साइज, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, ये जितने टैक्स हैं ये हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोजिशन हुआ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मुसलमानों पर, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र हुई। और ये भी एक काज में आता है कि ये क्या है, इकोनॉमिक काज है, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस काज हुआ। उसके बाद सोशल काज के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत डिटेल दें तो ये है कि ब्रिटिशर्स जब आए, व्हेन दे गॉट फॉर्म्ड, दे मेक अ पॉलिसी, Britishers make a policy that Britishers not interfere in social and cultural life of Indians। ये उसकी पॉलिसी थी कि ब्रिटिशर नॉट इंटरफेयर इन कल्चर एंड सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस, मुस्लिम एंड हिंदू। लेकिन हुआ ये
कि जब वो वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज लाया और उन्होंने ऐसी पॉलिसी को फार्मूलेट किए जो कि उन्होंने जो ओरिजिनल एटीट्यूड थी वो चेंज हुआ और दे चेंज देयर ओरिजिनल पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल कल्चर लाइफ। उन्होंने क्या किया, सोशल और कल्चर लाइफ में भी इंटरफेरेंस करना शुरू कर दिया जो कि हिंदू और मुसलमानों को पसंद नहीं हुई। उसके वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो क्या हो गए ये शुरू हो गया। ये हम इसमें सोशल काज में ये लिख सकते हैं कि दे टारगेटेड जनरली ऑल इंडियंस। उन्होंने ऑल इंडियंस को टारगेट किया बट दे पार्टिकुलरली मुस्लिम, दे टारगेट मुस्लिम। ख़ास तौर पर वो मुसलमानों को ही ज़्यादा टारगेट कर रहे थे क्योंकि मुसलमान ज़्यादा एक्टिव थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। उसके बाद हम ये इसमें ये लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर डिस्टॉर्ट मुस्लिम हिस्ट्री इन इंडिया। जो मुसलमानों की हिस्ट्री थी, तारीख़ थी इंडिया में, वो उस पर ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिए, अटैक कर दिए और उसको डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर दी और फिर डिस्ट्रक्शन शुरू किया शुरू किया द होली प्लेसेस ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ मुसलमान और मुस्लिम्स। तो इंडिया में जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस थे मुसलमानों को की, उन पर उन्होंने क्या कर दिया, उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू किया। तो ये भी एक काज है कि क्यों वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। इसी सोशल काज में हम ये भी लिख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स नॉट गिव सेपरेट कास्ट सिस्टम इन रॉयल या इन कांग्रीगेशन जो क्या होता है मजालिस में, वो उनको सेपरेट कास्ट सिस्टम नहीं दे रहे थे, जबकि हिंदू स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ सेपरेट कास्ट थे। तो ये भी एक वजह है कि वो हिंदू को या इंडियंस को सेपरेट कास्ट सिस्टम नहीं दे रहे थे, जबकि ये दो कास्ट सिस्टम थे, हिंदू और मुस्लिम, दो अलग अलग कौमें, अलग अलग नज़रियात, अलग अलग कल्चर रखते थे। तो उन्होंने डिस्टर्ब किया था उसके कल्चर और सोशल लाइफ को। उसके बाद होना ये चाहिए था कि ब्रिटिश जो है उनको ये करना चाहिए था कि वो क्या करे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो इंडो पाक में वो क्या करे, वो उर्दू या हिंदू एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज क्या करे, वो जो कि क्या बनाए। लेकिन उन्होंने क्या कौन सी ज़ुबान, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, इंग्लिश को एज ऑफिशियल लैंग्वेज क्या कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उन्होंने उसमें रिफॉर्म्स लाए जो मुसलमानों और इंडियंस को लायक नहीं थे। उसमें ये रिफॉर्म्स था जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उसको यहाँ पर क्या कर दिया, टीचर्स बना लिए, हिंदू टीचर्स बना लिए, या क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन थे, वो जो मुसलमानों या हिंदू को ब्रिटिश की तरफ क्या करते, कन्वर्ट करना चाहते थे। तो ये सोशल काज में हम ये लिख सकते हैं। अगर इतना कुछ हम लिखे तो ये सोशल काज में काफ़ी है। अब हम जाएंगे रिलीजियस काज में। तो रिलीजियस काज हम अब पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। अब हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल काज तो पढ़ ली है, अब हम रिलीजियस काज की तरफ आते हैं। ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस काज को भी नहीं छोड़ा, उसको भी माफ़ नहीं किया। सबसे पहले अच्छा, ये रिलीजियस काज जो है ये भी एक मेन काज इसमें आता है जिसकी वजह से काज हुआ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो भेज दिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। सो क्रिश्चियन मिशनरीज इंक्रीज्ड, दे बिगेन टू अटैक ऑन हिंदुइज़म एंड इस्लाम। क्रिश्चियन मिशनरीज क्या होते हैं, वो क्या करते थे, जो तबलीग करते थे, यानी वो मुसलमानों और हिंदू को ब्रिटिश की तरफ, गवर्नमेंट की तरफ वो क्या करते थे, कन्वर्ट करते थे। तो वो क्या है, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। तो वो इंक्रीज़ हुए और उन्होंने हिंदुइज़म और इस्लाम पर अटैक कर दिया। दूसरी बात हम रिलीजियस काज में ये लिख सकते हैं कि जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं वो पेट्रोनेज थे बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। वो कोई एरे गरे लोग नहीं थे, बल्कि रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के कहने पर ही वो आए थे और उसके जो है सपोर्ट में थे रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। तीसरी हम ये लिख सकते हैं कि इन द बिगिनिंग दे वर्क ऑन एजुकेशन सेटअप। ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे दे वर्क ऑन एजुकेशन सेटअप। पहले तो वो एजुकेशन सेटअप में क्या करते थे, लोगों को एजुकेशन देते थे और एजुकेशन के ज़रिए वो लोगों को जो क्या कहते कन्वर्ट करते थे फ्रॉम हिंदू एंड इस्लाम टूवर्ड ब्रिटिश या टूवर्ड देयर ओन रिलीजन। बट soon as they start to convert people, कि वो पब्लिक पीपल, जनरल पीपल भी वो क्या, उन्होंने क्या कर दिया, कन्वर्जन उन्होंने शुरू कर दिया, ये क्रिश्चियन मिशनरीज। और इसकी वजह से भी रिलीजियस काज हम कह सकते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद जो मॉस्क और टेम्पल्स, जो मंदिर वगैरह है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी उन्होंने, ब्रिटिशर ने अपने हाथ में लिया।
क्यों अपने हाथ में लिया? ताकि वो फिर क्या करे, इसको दबा कर सप्रेस करे और उस पर रिलीजियस प्रोसेशन और मार्च जो जलसे और जुलूस थे लाइक मुहर्रम, दिवाली, उससे मुसलमानों और हिंदू को क्या कर दिया, मना कर दिया कि आप ये नहीं करोगे। सो रिलीजियस प्रोसेशन और प्रोसेशंस और मार्च लाइक मुहर्रम, दिवाली प्रोहिबिटेड, वो भी क्या हो गए, उससे मना किए गए मुसलमानों और हिंदू को। उसके बाद एबोलिशन ऑफ कस्टम लाइक साथी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडो मैरिज वर नॉट लाइक बाय इंडियन। ये एबोलिशन ऑफ कस्टम लाइक साथी, ये उस वक्त एक क्या था, कस्टम था कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत है, उसके अगर हस्बैंड जो है वो उसकी डेथ होती है तो फिर क्या होता था, उसको भी उसके साथ जलाई जाती थी उसी वक्त, या उसी वक्त या बाद में उसको क्या करती, उसके साथ दफन या जलाई जाती थी। मतलब उसको वहाँ पर क्या करते, शी आल्सो बर्न विद हिम एंड दैट टाइम और मे बी लेटर, उसको उसके साथ, लेकिन वो उसको साथ ही उसको भी ख़त्म कर दी, उसकी जो वाइफ होती थी उसको ख़त्म कर दिया। फिर उस जो विडो मैरिज थे, यानी विडो मैरिज मतलब जो विधवा बीवियाँ थी, जो विधवा औरतें थी, उस वो कहते कि उन्होंने वो दोबारा क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं, तो वो भी इंडियन ने लाइक नहीं किया। तो ये सारे बहुत रिलीजियस काज। अब हम आगे जाएंगे मिलिट्री काज की तरफ और फिर इमीडिएट काज की तरफ। तो मिलिट्री काज क्या है वो अभी हम पढ़ेंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल काज, रिलीजियस काज के पढ़ने के बाद अब हम मिलिट्री काज पढ़ेंगे। सम मिलिट्री रिफॉर्म्स ऑफ द ब्रिटिशर्स आल्सो नॉट लाइक बाय इंडियन आर्मी। कुछ रिफॉर्म थे, मिलिट्री रिफॉर्म्स, जो ब्रिटिशर्स की तरफ से उन्होंने क्या कर दिए, फार्मूलेट कर दिए, जो इंडियन आर्मी को पसंद नहीं थे। जैसा कि 1824 में एक लॉ बन गया दैट ऑल सोल्जर्स शेव देयर बियर्ड्स एंड मस्टैच टू लुक स्मार्ट, के तमाम सोल्जर जो होंगे वो अपने दाढ़ी जो है वो क्या करेंगे, शेव करेंगे एंड उसके अपने मुँह से काटेंगे, क्योंकि टू लुक स्मार्ट, के वो क्या हो जाए, स्मार्ट दिख जाए। तो ये भी ना मुसलमानों को पसंद थी ना हिंदू को, स्पेशल मुसलमानों को ये पसंद नहीं थी। फिर लॉ बन गई अगेन दैट इंडियन आर्मी शुड क्रॉस गंगा रिवर। ये गंगा रिवर या गंगा सी उसके हिंदुज़म के ख़िलाफ़ था, तो उनके लिए ये ज़रूरी कंपल्सरी रखा कि वो क्या करेंगे, शुड क्रॉस गंगा रिवर या गंगा सी। उसके बाद हम इसमें मिलिट्री काज में ये लिख सकते हैं कि उसकी मंथली इनकम्स एंड अदर अलाउंसेस वाज वेरी लो एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश आर्मी। ये भी वो एक इंडिपेंडेंट वार की जो है क्या थी, एक काज थी। चूँकि इंडियंस जो है वो भी आर्मी में थे, तो उसके लिए ना कोई प्रमोशन था, ना कोई हाई पोस्ट पर उसकी क्या होती थी, प्रेस्टीजियस पोस्ट उसकी रिक्रूटमेंट होती थी, और डिसप्रोपोर्शन था बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश आर्मी। इस तरीके से सोशल डिस्टेंस था बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश ऑफिसर। तो ये सारे मिलिट्री काज में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम इमीडिएट काज पढ़ते हैं, जो आखिरी है। इमीडिएट काज में हम क्या पढ़ेंगे, इमीडिएट काज ये वो काज है जिसके होने के बाद ही जंग आज़ादी शुरू हुई, यानी ये वही काज है जिसके फौरी बाद क्या हो। इमीडिएट काज कहते भी इसको कि फौरी वजह के फौरी वजह मतलब है कि जिसके फौरी बाद जंग शुरू हुई। तो 1857 में एक न्यू राइफल इंट्रोड्यूस किए, राइफल मीन एक न्यू गन इंट्रोड्यूस किए इन विच ग्रीस कार्ट्रिज वॉरियर, जिसमें जो कारतूस थे वो ग्रीस किए गए थे, ऐसे कारतूस थे जो ग्रीस किए गए थे। और वो अफवाह रूमर स्प्रेड दैट कार्ट्रिज ग्रीस विद द फैट्स ऑफ पिग्स एंड काउज बिफोर इट वाज यूज्ड, इट वाज बाइट विद माउथ फॉर रेडिएट। तो ये अफवाह वहाँ पर स्प्रेड हुई फैली कि ये जो कार्ट्रिज है, ये कारतूस है, वो ग्रीस है विद फैट्स ऑफ पिग्स, खंजीर एंड काउज, गाय के फैट्स से वो क्या किए, ग्रीस किए गए हैं। और उसके इस्तेमाल से पहले आपने क्या करना है, अपने मुंह से उसको बाइट करना है, यानी अपने मुंह से उसको क्या करना है, राउंड देना है उसको, ताकि वो क्या यूजिंग के लिए क्या हो जाए, रेडी हो जाए। ये अफवाह फैली थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदू ने मशवरा कर दिया कि ये तो हमारी फ़ैथ के ख़िलाफ़ है। सो अकॉर्डिंग टू हिंदू मुस्लिम फ़ैथ इट इज़ नॉट यूज़, ये यूज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके नतीजे में मीरूत में 85 सोल्जर जो थे, 85 सोल्जर रिफ्यूज़ टू यूज़ इट या टू यूज़ द न्यू कार्ट्रिज, जो न्यू कारतूस थे उससे इनकार कर दिया कि हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन 85 सोल्जर्स को क्या कर दिया, पनिशमेंट दे दिया एंड 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट दे दी उसको, 10 ईयर
जेल में भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे जो थी वो संडे थी, और संडे के दिन सारे ब्रिटिशर जो थे वो चर्च में थे। सो सोल्जर्स, जो इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने ब्रोक कर दिया द गेट ऑफ द जेल एंड रिलीज देयर फ्रेंड्स। अपने जो ये 50 से 85 सोल्जर थे उसको क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया एंड मार्च टुवर्ड दिल्ली, और दिल्ली की तरफ उन्होंने मार्च किया। तो ये जंग आज़ादी जो है वहाँ से शुरू हो गई। तो ये तमाम वो काज़िज़ थे जो हमने एक बाई एक पढ़ी कि इसमें पॉलिटिकल कास्ट, इकोनॉमिक कास्ट, सोशल कास्ट, रिलीजियस कास्ट, मिलिट्री कास्ट, इमीडिएट कास्ट, ये तमाम वो काज़िज़ थे जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ। अब हम अगले लेक्चर में चैलेंजेस जो है वो करेंगे, जो है डिफ़ाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आफ्टर वॉर मुसलमानों और इंडियंस को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, चैलेंजेस के बाद हम फिर फेलर ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस करेंगे कि काज़ ऑफ फेलर क्या थे, इसको ये क्यों जो है फेल हुआ। तो अभी तक की इतना ही। अगर कि हमारा चैनल जो है आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे हर लेक्चर से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।